आज हम रिपल टैंक के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम जानेंगे सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रिपल टैंक, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग और इसके साथ कुछ फिनोमेना जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव एंड द डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि वाटर वेव को प्रोड्यूस करने और उसके कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो चलिए अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझते हैं। इसमें यूज किया जाता है एक स्टैंड और एक ट्रे यूज किया जाता है जिसका जो पैंदा है वो शफाफ शीशे का बना हुआ होता है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार हमें दिखाई देता है। और इसके साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर यूज की जाती है और इलेक्ट्रिक मोटर को यहाँ इस स्विच की मदद से सर्किट के अंदर लगाया जाता है और मोटर को एक पैडल के ऊपर नस्ब किया जाता है, मतलब कि ये एक फ्लैट सरफेस होती है और जो कि जिसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये बिल्कुल इस पानी की सरफेस को हल्का सा टच कर रहा होता है, मतलब ये पानी के अंदर डिप नहीं किया हुआ होता, ना ही पानी से ऊपर होता है, बल्कि इसकी जो नीचे वाली सरफेस होती है वो पानी को टच की हुई होती है। जब हम इस मोटर को ऑन करते हैं तो ऑन करने की वजह से ये पैडल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। जब ये पैडल वाइब्रेट करता है, क्योंकि इसकी नीचे वाली सरफेस पानी के साथ टच होती है, तो पानी के अंदर प्लेन वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है। इसके साथ ही इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया जाता है और जब वो उसको ऑन किया जाता है तो जो जो यहाँ पर वेव का पैटर्न बनता है उसका इमेज हमें नीचे स्क्रीन के ऊपर नजर आता है। तो जिस तरह से ये वेव बनेगी वो हमें नीचे यहाँ स्क्रीन पर नजर आएंगी। तो ये इस तरह की इसकी कंस्ट्रक्शन होती है और इसकी वर्किंग होती है। अभी तक तो हमने वेव को प्रोड्यूस किया, अब हम इसका बिहेवियर देखेंगे। 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे और बारी बारी उनको देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव। अब ये जो आपको स्क्रीन शो हो रही है ये बेसिकली वो ट्रे है जिसके अंदर हमने वेव प्रोड्यूस की थी। इसके अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती है ये इस तरह से नजर आती है हमें। हमने क्या किया, इसके रास्ते में एक ऑब्स्टेकल रख दी, एक हर्डर रख दी और उसको किसी एंगल के ऊपर रख दिया है। हम क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन का बिहेवियर चेक कर रहे हैं, हम ये चेक करें कि अगर इस तरह से वेव प्रोड्यूस हो और हम सामने इस तरह कोई चीज इसके सामने रख दें तो तब वेव किस तरह के बिहेव करती है। जब ये वेव आएंगी तो इस ऑब्स्टेकल के साथ टकराएंगी तो क्या करेंगी, अपना रास्ता चेंज कर लेंगे। यानी यहां से सीधी आ रही थी और इसके साथ रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दूसरी इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है। किस तरह से रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ से जो ये इस तरह आपने इसको देखना है, इस एरो को देखें, यहाँ से वेव इस तरह से आ रही थी, इस हर्डर से टकराने के बाद उनकी जो डायरेक्शन है वो इधर को चलेगी। ठीक है, तो हर इस सरफेस का एक नॉर्मल मौजूद होता है, हर सरफेस का एक नॉर्मल होता है जो कि उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। अब जिस एंगल पर ये वेव्स आ रही हैं उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे और जिस एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों बराबर हो जाए तो इसको हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहां से इस डायग्राम से देखें, यहां से इस तरह से वेव्स आ रही थी और यहाँ पर आके वो इस डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो गई थी। तो ये जो दरमियान में डॉटेड लाइन है ये नॉर्मल है, इस सरफेस के ऊपर देखें तो ये इसके साथ परपेंडिकुलर बना रहे हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसका मतलब ये है कि अगर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी उसके रास्ते में हम किसी एंगल के ऊपर कोई ऑब्स्टेकल रख देते हैं तो तब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है वो हो रहा होता है। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव को समझने के लिए हम उसी ट्रे के अंदर जहां पहले एक ऑब्स्टेकल रखी थी उसके अंदर हम एक और स्लैब रख देते हैं। स्लैब इस तरह से रख देते हैं कि जो मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डिप हो जाती है। तो जाहिर सी बात है जहां पर हम स्लैब रखेंगे वहां पर पानी की जो गहराई है वो कम हो जाएगी और इसके आसपास जो होगी वो गहराई ज्यादा होगी। तो यहाँ अगर आप यहाँ से देखें तो ये आपको नजर आ रही है, एक स्लैब हमने इस ट्रे के अंदर रख दी है और इधर से जब वेव आएंगी तो यहां तक तो बिल्कुल सीधी आएंगी जैसे पहले आती हैं। तो अब की बार अगर इस स्लैब वाले पोर्शन में आएंगी तो इसका क्या बिहेवियर होगा, अब हम वो देखते हैं। अब यहां से देखें कि जब वेव्स प्रोड्यूस करवाएंगे तो यहां पर तो बिल्कुल वैसी सीधी आ रही जैसे कि उनको आना चाहिए था, जैसे प्रोड्यूस हो रही थी। हमने इसके अंदर स्लैब रख दी, स्लैब के बाद यहां पर ये थोड़ी सी बेंड हो गई है। अगर आप यहां से देखें
वैसे तो इनको ये आगे सीधा जाना चाहिए था ना इस तरह से, लेकिन ये सीधे नहीं जा रही बल्कि थोड़ी सी बेंड हो रही है, अपने रास्ते से बेंड हो रही है। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो इसकी गहराई ज्यादा है और यहाँ हमने स्लैब रखी हुई तो इसकी गहराई कम होगी। तो जब वेव जो है वो ज्यादा गहराई वाले से कम गहराई वाले पोर्शन में जाएंगे तो वो अपने रास्ते से थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यानी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो ये वेव्स थोड़ी सी बेंड हो जाएंगी, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट बैक हो गई थी, वापस पहले मीडियम में चली गई थी जब हमने स्टेकर रखा था रिफ्लेक्शन के अमल में। तो यहाँ पर ये वापस नहीं गई बल्कि थोड़ी सी बेंड हो गई, अपने रास्ते को चेंज कर दिया, इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहां से देखें ओरिजिनली इस तरह से वेव आ रही थी और जब हमने उसके अंदर एक स्लैब रखी तो अपने रास्ते से वो चेंज हो गई, थोड़ा सा वो मुड़ गई। तो यहां से इस लाइन से देखें तो इधर यहाँ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो रिफ्लेक्शन था तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये फिर से दोनों बराबर हो जाएंगे, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को होल्ड कर रहा है। तो ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। तो इधर आप एक और चीज को भी ऑब्जर्व करें, ये दो लाइन जो है इनके दरमियान का ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है, ठीक है, यानी यहाँ पर इनकी जो वेव लेंथ है वो ज्यादा है, लेकिन यानी इधर गहराई ज्यादा है और यहाँ पर गहराई कम है। तो इधर इनकी जो वेव लेंथ है वो पहले से कम हो गई है। तो एक आपको ये बात पता चल गई कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएंगी रिफ्रैक्शन के अमल में, तो एक तो अपना वो रास्ता थोड़ा सा बेंड कर लेंगी और दूसरा उनकी जो वेव लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर इसकी वेव लेंथ ज्यादा थी, ये दरम्यान में जो डिस्टेंस इसको को आप वेव लेंथ समझें, और यहाँ पर इन दोनों वेव्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो पहले से कम हो गया है। तो अगर आप यहाँ से भी देखें तो इस डायग्राम में भी ऐसे ही है कि यहाँ से वेव्स आएंगी और अपने रास्ते से थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे, यानी यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ये होल्ड करता है। तो बात करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव की। डिफ्रैक्शन के केस में इसी तरह से वेव्स आएंगी, लेकिन अब की बार हमने एक इस तरह की हर्डल रखी है कि जिसके अंदर एक छोटा सा होल है। अब यहां से क्योंकि वेव्स तो हमारे पास इस तरह से आ रही थी, जब इस होल में से गुजरेंगी तो ये अपना पाथ कर्व पाथ बना लेंगी, यानी या जिस तरह पहले वाले केस में वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई थी, रिफ्रैक्शन के केस में वो थोड़ी सी बेंड हो गई थी, लेकिन डिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा कि जो वेव्स होंगी ये इस तरह से सर्कल सी बना लेंगी। तो यहाँ जैसे इस होल के करीब रहेंगी तो तब जो इसका सर्कल होगा वो का छोटा होगा और जैसे जैसे ये दूर जाएंगे इसका सर्कल बढ़ता चले जाएगा, यानी अपने ही जो इसका जो होल है उसके साथ ये बेंड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव कहते हैं। तो यहां से वेव्स आएंगी तो इसके बाद ऐसे कुछ सर्कल से बना लेंगी, तो इस फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव।